नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइट एंड नॉलेज अकेडमी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आधुनिक इतिहास को शुरू किया और उसमें सबसे पहले हमने जाना पुर्तगाली भारत में कैसे आए। अब हम इस क्लास में उसके अगला यूरोपियन जो भारत में आए ब्रिटिश, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ब्रिटिश की भारत में यात्रा। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सांकेतिक मैप बना लेते हैं इधर। ये है ब्रिटेन और यहाँ पर ये उस समय का भारत, उस समय का तो नहीं लेकिन सांकेतिक रूप से भारत यही था। तो घटना है 1599 की। 1599 इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी और भारत में जो शासक कर रहा था राजा, वो था अकबर। तो भारत में जो शासक कर रहा था वो अकबर था और ब्रिटेन में उस समय पर महारानी एलिजाबेथ का शासन था। तो 1599 में एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर, एक प्राइवेट कंपनी, ये ध्यान रखना यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि हमने जब पुर्तगालियों को पढ़ा था तो उसमें सरकारी कंपनी थी और इसका प्राइवेट कंपनी होना ही इसकी भारत में सफलता का एक मुख्य कारण रहा। तो प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर, एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर। इसमें 217, कितने 217 साझेदार थे, जिसमें से एक साझेदार कौन थी, महारानी कौन, एलिजाबेथ। 217 साझेदारों ने मिलकर भारत में व्यापार करने के लिए मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की सब्सिडरी, किसकी, मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बनाई। किसने, 217 यूरोप के लोगों ने एक मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की सब्सिडी, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, यानी पूर्व में व्यापार करने के लिए 217 साझेदारों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जो किसकी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी थी, जो थी मर्चेंट एडवेंचर, जो लंदन की एक प्रसिद्ध कंपनी थी, उसकी सब्सिडरी कंपनी थी बनाई, जिसका नाम था गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इसके संस्थापक, अगर कभी कभी इसके संस्थापक सदस्य पूछ ले तो इसके संस्थापक सदस्य जिनकी मुख्य भूमिका रही वो दो थे, जॉन बॉट और थॉमस स्मिथ। ये इसके संस्थापक सदस्य थे और जो थॉमस स्मिथ थे वो पहले गवर्नर बने, किसके, कंपनी के, भारत में आने वाली कंपनी के पहले गवर्नर बने थॉमस स्मिथ, जो इसके संस्थापक सदस्य भी थे। ठीक है, तो ये थी जब हमारी कंपनी की स्थापना हुई, ईआईसी। उसके बाद
अगर उस समय की बात करें तो उस समय महारानी एलिजाबेथ का शासन था, और महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को, जो ईआईसी, अभी हम कंपनी को क्या बोलेंगे, ईआईसी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी को 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तारीख को क्या किया महारानी ने, इसने महारानी ने कंपनी को 15 साल का व्यापार एकाधिकार दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 31 दिसंबर तो 1600 को महारानी ने ईआईसी कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया, यानी एक लेटर दिया जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन की ओर से, कहां से, ब्रिटेन की ओर से भारत में सिर्फ ईआईसी कंपनी ही व्यापार करेगी। कहां पे, भारत में। कौन करेगी, ईआईसी कंपनी ही व्यापार करेगी। इसके अलावा ब्रिटेन से कोई कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं जाएगी, सिर्फ ईआईसी कंपनी का ही एक अधिकार होगा। जिसके बाद इस अधिकार को जेम्स फर्स्ट ने इस एक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। किसके लिए, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक, तो ये हमारा कंपनी की स्थापना हो गई और कंपनी भारत में पहुंच गई। अब एक बात ध्यान रखना, जब कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में किसका शासन था, अकबर का शासन था। लेकिन जब 1608 में कंपनी आएगी और यहाँ पर सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करेगी, उस समय जो शासन था वो जहांगीर का था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जहांगीर 1605 में क्या करता है, सत्ता पर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जामिनर पूछता है कि कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था, तो भारत में अकबर का शासन था, लेकिन कंपनी जब भारत में आई तो जहांगीर का शासन था। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपनी के आदमी भारत आए। तो सबसे पहले जो हमारे एग्जाम के में क्वेश्चन बनता है उसके लिए हॉकिंस का, कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में भारत आया। ठीक है, तो 1608 में ये कौन था, ये जेम्स फर्स्ट का दूत था, क्योंकि उस समय किसका शासन था, जेम्स फर्स्ट, ब्रिटेन के राजा जेम्स फर्स्ट का दूत था। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ब्रिटेन के राजा ने हॉकिंस को भारत में व्यापार की संभावना को तलाशने के लिए भेजा। अब जो ये हॉकिंस है ये भारत पहुंचता है, और भारत पहुंच के उस समय जहांगीर का शासन था, तो जहांगीर से ये आगरा में मिला। कहां पे, जहांगीर से आगरा में मिला। जहांगीर से आगरा में मिलता है, और ये क्या था, ये फारसी भाषा का विद्वान था, मतलब इसको फारसी भाषा अच्छी तरह से आती थी, क्योंकि उस समय पे मुगल की काल की जो आधिकारिक भाषा थी, शासन की भाषा थी, वो कौन सी थी, वो फारसी भाषा थी। तो ये फारसी भाषा का विद्वान था, इसने जाके जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, और इसने जहांगीर को 2 उपहार दिए। ठीक है, जहांगीर तो बादशाह थे, उनको तो बाहर ले जाना जरूरी था, लेकिन ये क्या है, कैप्टन हॉकिंस जो था वो पूरी तरह से उनके बारे में पढ़ के आया था, पूरा इन्होंने इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुका था। और ये बात भी जान लीजिए, हॉकिंस कैप्टन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भारत
हेक्टर नाम के जहाज से आया था, हेक्टर नाम के जहाज से आया, और इस हेक्टर नाम के जहाज का ये कप्तान था, यानी कैप्टन था, तो इसको कैप्टन हॉकिंस कहकर बुलाते थे। ठीक है, तो अब ये क्या है, दरबार में पहुंच गया। दरबार में पहुंच गया तो जहांगीर बादशाह बैठे थे, इन्होंने कहा कि भाई मैं आपके लिए एक घड़ी लेके आया हूँ। बादशाह को कहा कि आपके लिए मैं घड़ी लेके आया हूँ। बादशाह को घड़ी दी, बादशाह ने घड़ी देखी और साइड में रख दी। फिर पूछने लगे बताइए आप कैसे आए? तो कहीं नहीं, मैं ऐसे आया हूँ, जेम्स फर्स्ट का दूत हूँ और आपसे मिलने की इच्छा की तो आपसे आ गया। उसने फिर दोबारा से पूछा, उसने फिर भी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। फिर कैप्टन हॉकिंस ने देखा कि इस घड़ी का तो कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, ज्यादा इंप्रेस हुआ नहीं जहांगीर, तो उसने एक पेंटिंग प्रस्तुत की, मतलब पेंटिंग उपहार दी, किसको? जहांगीर को। तो इसने क्या क्या दिया, एक घड़ी और एक पेंटिंग। और जैसा हम जानते हैं जहांगीर का काल मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। किसका? जहांगीर का जो काल है, जहांगीर का काल स्वर्ण चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में ये पढ़ के आया था, इसको मालूम था जहांगीर को कहां से पकड़ना है, तो इसने क्या किया, एक पेंटिंग प्रस्तुत की। तो जहांगीर तो चित्रकला प्रेमी था, वो देख के उसको खुश हो गया। तो उसने फिर पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उसने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया। तो वो पेंटिंग देख के तो इंप्रेस हो चुका था, तो उसने कहा शाम को आप खाने पे आइए। तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने एक पेंटिंग, तो कौन लेके आया, हॉकिंस, और उसके जैसी हूबहू एक पेंटिंग और तैयार करवा दी, क्योंकि जहांगीर क्या दिखाना चाहता था कि हम भी बहुत बड़े चित्रकार हैं। एक अपने कलाकारों से ऐसी ही पेंटिंग उसने बनवा दी। तो जैसे ये हो गई हॉकिंस की और ये हो गई जहांगीर की, और जैसे ही हॉकिंस उसके पास पहुंचा, उसने दोनों पेंटिंग को साथ साथ लगवा दिया। अब जैसे ही उसने कैप्टन ने हॉकिंस ने पेंटिंग को देखा, वो समझ गया कि बादशाह क्या करना चाह रहा है, जहांगीर क्या करना चाहता है। तो उसने पूछा कि बताइए जहांगीर ने कि आपकी पेंटिंग कौन सी है। तो कैप्टन ने अपनी पेंटिंग को पहचान लिया, लेकिन उसने जान पूछ के कहा कि साहब ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी है, शायद मेरी यही होगी। तो जहांगीर ने इसमें कहा खा गए ना बच्चा, हमारी चित्रकला देख के, आपकी पेंटिंग ये नहीं ये थी। तो कैप्टन ने कहा अरे ये तो बहुत शानदार पेंटिंग है, आपने इसको कैसे बना लिया, कि आप हमारे बारे में जानते नहीं, हमारी चित्रकला के किस्से तो बहुत दूर तक मशहूर है। तो ऐसा करके उसने जहांगीर को पूरा अपने पक्ष में कर लिया, और 1608 में सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, तो जिस काम के लिए कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने के लिए आया था, वो उसने एक पेंटिंग के द्वारा पूरा कर दिया। ठीक, तो आगे देखते हैं। जो हमारी जो फैक्ट्री थी 1608 में अनुमति मिली, लेकिन लगी कब, 1613 में, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का प्रभाव था। उसके बाद 1611 में 1611 में मिडिल्टन आया, और 1615 में सर थॉमस रो आया। इस सर थॉमस रो का कार्यकाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि जो सर थॉमस रो आया, ये 1615 से 18 तक भारत में रहा। अब इसके कार्यकाल की जो घटना है, इसने क्या किया, ये भी फारसी भाषा का विद्वान था और जेम्स फर्स्ट का दूत था, जैसा कि हमने कैप्टन हॉकिंस के बारे में पढ़ा, फारसी भाषा का विद्वान था और जेम्स फर्स्ट का दूत था। अब इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये रही
कि इसने क्या किया, भारत के सभी हिस्सों में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसने क्या किया, भारत के सभी हिस्सों में अनुमति प्राप्त कर ली, क्या, फैक्ट्री लगाने की। तो इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या रही, क्योंकि जिस काम के लिए आया था, जो काम हॉकिंस ने शुरू किया था, उसको पूरा करने का कार्य किसने किया, सर थॉमस रो ने किया। इसने क्या किया, अब जैसे हमारा भारत था, इसमें यहाँ पे आया था हॉकिंस ने क्या किया, सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली। लेकिन जब सर थॉमस रो आया तो इसने पूरे भारत में जहां तक मुगलिय सल्तनत का शासन था, वहां तक के क्षेत्र पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली। यानी पूरे मुगलिय सल्तनत के क्षेत्र में अब ब्रिटिश कंपनी क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी, अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना कर सकती थी। और फैक्ट्रियों का मतलब होता है, फैक्ट्रियों का मतलब आज की तरह नहीं कि मशीनरी चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे औद्योगिकरण नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति उस समय पे नहीं हुई थी, तो मशीनों का तो कोई काम था नहीं। वहां पे क्या था, ये जैसे यहाँ पे हमने सूरत में फैक्ट्री लगाई, तो क्या करेंगे, दूर दूर के क्षेत्रों से सामान लगा लाकर इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से एक जगह जिसकी चार दीवारी कर लेते थे और वहां पर अपना सामान लाकर इकट्ठा करते थे। और जब ये इकट्ठा हो जाता था तो जहाज में भरकर फिर कहाँ ले जाते थे, यूरोप ले जाते थे। तो जो ये इकट्ठा करने के लिए एक किले जैसी संरचना बनाई जाती थी, इसको हम फैक्ट्री बोलते थे। तो इन फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति सर थॉमस रो ने जहांगीर से प्राप्त कर ली पूरे भारत में, ठीक है, ये तो ये इनकी बड़ी उपलब्धि रही। अगर हम उस समय भारत में प्रमुख फैक्ट्रियां देखें, इन्होंने कहां कहां पर फैक्ट्रियां लगाई, तो अगर देखें ईआईसी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र, अगर हम इसके बारे में देखें तो कहां कहां पर हुए, तो एक मैप बना लेते हैं ऐसे, ठीक, ये हो गया भारत। तो सबसे पहले सूरत में, ये क्या है, सूरत, यहां पर 1608 में 1608 में क्या मिली, अनुमति मिली। 1608 में यहां पर लिखेंगे अनुमति, इसकी फैक्ट्री लगाने की अनुमति 1608 में लगी। लेकिन यहां पर क्या था, उस समय पुर्तगालियों का बहुत प्रभाव था, क्योंकि पुर्तगाली पहले आ चुके थे और इस समय तक उन्हें लगभग 100 साल भारत में हो चुके थे, है ना, इनके बीच में की और ब्रिटिश के बीच में, पुर्तगालियों के बीच में 100 साल का अंतर है लगभग। तो इस समय अनुमति मिली, लेकिन पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग सकी। जो लगी क्यों, कब, 1613 में। और इसके बीच में क्या हुआ, सवाली का युद्ध हुआ, ठीक है, 1612 में, किसके, पुर्तगाली वर्सेस ब्रिटिश, और इसमें विजयी हुए ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज इसको जीत गए। और ये युद्ध जीतने के बाद इन्होंने 1613 में यहाँ पर फैक्ट्री का निर्माण कराया। तो पहली, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि पहली अनुमति कहाँ पे मिली थी, सूरत में मिली थी, लेकिन लगी कब, 1613 में। इसी बीच यहाँ पर मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में 1611 में, ठीक है, 1611 में इस समय तक मसूलीपट्टनम में क्या लग चुकी थी, फैक्ट्री लग चुकी थी। तो अगर अनुमति देखें तो पहला नंबर इसका आएगा, लेकिन अगर पहली फैक्ट्री लगी कहाँ लगी, वो बन के तैयार हुई मसूलीपट्टनम में, ठीक। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री लगी 1633 में बालासोर, बालासोर में लगी। उसके बाद मद्रास में,
1639 मद्रास में फैक्ट्री बनी और यहाँ पर इनका बाद में क्या हो गया, व्यापारिक केंद्र यानी हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ बना, यहीं पे बना। यहाँ पर एक किला बना, एक किले का निर्माण किया जिसको बोलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा किला बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बना और ये इनका क्या बना, बाद में हेडक्वार्टर बन गया। ठीक, तो यहां तक समझ आ गया। सबसे पहले सूरत, उसके बाद मसूलीपट्टनम, फिर बालासोर और फिर 39 में मद्रास। मसूलीपट्टनम के बाद और एक यहां पर हुगली में, बंगाल हुगली 1651 में एक फैक्ट्री लगी। ठीक है, 1651 में एक फैक्ट्री लगी। ठीक है, उसके बाद 3 गांव 1651 में यहीं पर ही, यहां पर 3 गांव, कालीकत्ता, एक गांव कालीकत्ता था, एक गांव सुल्तानाती और एक गांव गोविंदपुरी। ये 3 गांव थे, गोविंदपुरी, सुल्तानाती और कालीकता। इन तीनों गांवों को मिलाकर फोर्ट विलियम्स बनाया गया। क्या बनाया गया, तीनों गांवों को मिलाकर क्या बनाया, फोर्ट विलियम्स। ठीक है, जो आगे चलकर क्या बना, जो आगे चलकर कलकत्ता शहर बना। कलकत्ता शहर, ये 3 गांव ही आगे चलकर क्या बने, कलकत्ता शहर बने। अभी फोर्ट विलियम्स भी है, इसका नाम भी बदल दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम शायद विजय, फोर्ट विजय रख दिया गया है अभी। तो कलकत्ता शहर कौन बना, 3 गांव से मिलकर, गोविंदपुरी, सुल्तानाती और कालीकाता। इन तीनों को मिलाकर एक किले का निर्माण किया जो आगे चलकर कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर कलकत्ता के शहर के वास्तुकार का नाम पूछे तो जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक कौन थे, कलकत्ता शहर के कौन थे, वास्तुकार थे। उसके बाद यहां पर 1668 में, 1668 में बॉम्बे, बॉम्बे बनी। अगर बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे पुर्तगालियों के अधीन था। किसका अधिकार था, बॉम्बे के पुर्तगालियों का अधिकार था। लेकिन पुर्तगाली इस समय तक समझ चुके थे कि अंग्रेजों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के राजकुमार प्लस पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई। ब्रिटेन के राजकुमार और पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई। इस शादी में पुर्तगालियों ने बॉम्बे को, किसको, ब्रिटिश, इस शादी में क्या दिया, बॉम्बे को दहेज में दे दिया। ठीक है, क्या हुआ कि 16, इस बात कब की है, जो शादी हुई है ये है, शादी कब हुई है, 1664 में शादी हुई। किसकी, ब्रिटेन के राजकुमार और पुर्तगाली राजकुमारी की। इस शादी में ब्रिटेन के राज परिवार को क्या दिया गया, बॉम्बे गिफ्ट में दे दिया गया। ठीक है, जिसे आगे चलकर शाही परिवार ने, किसे, ईआईसी को, शाही परिवार ने, या शाही परिवार ने जिसे, किसे, ईआईसी को 10 पाउंड सालाना पर दे दिया। ठीक है, क्या हुआ कि बॉम्बे जो था पहले
पुर्तगालियों के अधीन था। लेकिन 1664 में घटना हुई जिसमें क्या हुआ, ब्रिटेन के राजकुमार और पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई। अगर आपसे नाम भी पूछे तो कैथरीन नाम की राजकुमारी थी, जिसकी शादी किससे हुई, राजकुमार से हुई। और उस शादी में पुर्तगालियों ने बॉम्बे को ब्रिटेन को दहेज में दे दिया, यानी राज परिवार को दहेज में दे दिया, जिसे ब्रिटेन ने की सरकार ने, वो ब्रिटेन के परिवार, राजशाही परिवार ने, जिसे 10 पाउंड के सालाना किराए पर किसे दे दिया, ईआईसी कंपनी को दे दिया। ठीक है, और फिर ये आगे चलकर बॉम्बे बना। अगर बॉम्बे के वास्तुकार के बारे में पूछे, जैसे जॉर्ज चॉर्नोक हमने किसका पढ़ा, कलकत्ता का। और अगर बॉम्बे का पूछे तो गेराल्ड ओंगियर, क्या थे इसके, वास्तुकार थे। तो ये था हमारा ब्रिटेन कंपनी का भारत में आना और प्रमुख प्रमुख व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करना। अगर इससे आगे हम देखें, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है जो शाही फरमान के बारे में पूछा जाता है। फैक्ट्री केंद्र तो स्थापित कर चुके थे, अब क्या था उन्हें, लेकिन व्यापार के लिए टैक्स, उन्हें मोटा टैक्स देना पड़ता था। अब देखते हैं शाही फरमान, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं शाही फरमान क्या है। तो शाही फरमान, इसको शाही फरमान या दस्तक, शाही फरमान या दस्तक। तो 1717 की घटना है। 1717 में उस समय मुगल शासक था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को कोई बीमारी हो गई, फर्रुख सियर बीमार पड़ गया। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन ने उसका इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। अब फर्रुख सियर उसकी सेवा से इतना खुश हुआ कि उसने ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईआईसी कंपनी को मुक्त व्यापार का, ठीक है, कहां पे, बंगाल में। ये क्या था, बंगाल। इसमें क्या कर दिया, मुक्त व्यापार के एक शाही फरमान दे दिया, या एक शाही आदेश जारी कर दिया, जिसके जिसके तहत ईआईसी सालाना 3,000 रुपए पर पूरे बंगाल में व्यापार कर सकती थी। यानी बहुत कम शुल्क पर, बहुत कम कर पर ईआईसी कंपनी को पूरे बंगाल में व्यापार करने का एक एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब ये इतनी बड़ी बात थी उस समय की कि बहुत कम सामान पर, तो इसमें तो बल्ले ही बल्ले थी ईआईसी की। तो इस शाही फरमान को, जिसको दस्तक कहते हैं, उसे अंग्रेजों के लिए, ईआईसी कंपनी के लिए व्यापारिक मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार। ठीक, ईआईसी के अधिकार में पहले पत्रों में इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो अगर हम जाने तो क्या है, 1717 में मुगल शासक फर्रुख सियर, अभी मुगलों को ये अंदाजा नहीं था ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसी अपना धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, ऐसे ऐसे करके पूरे भारत पर कब्जा कर लेगी। 1717 में क्या किया, मुगल शासक फर्रुख सियर ने ईआईसी को मुक्त व्यापार के लिए शाही फरमान या सरकारी आदेश दिया, जिसके तहत, जिसे दस्तक कहा गया। इसके तहत ईआईसी 3,000
सालाना रुपए पर पूरे बंगाल में व्यापार कर सकती थी। और इसे क्या कहा गया? इसे मैग्ना कार्टा, क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या होता है? मतलब एक महाधिकार। जैसे ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को 1215 में मूल अधिकार दिए, उस समय वो क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया कि ब्रिटेन ने इतने बड़े अधिकार अपने यहाँ पर दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा था हमारा ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन, कैसे कैसे वो आए और वहां पर उन्होंने कौन कौन से केंद्रों, प्रमुख केंद्रों की स्थापना की, जो केंद्र आगे चलकर और ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।